अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरे पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की तरफ जा रही है, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले लेक्चर्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिर उसकी जो मेन आर्गन है, प्राइमरी आर्गन द टेस्टिस, उसकी फंक्शन पढ़े थे। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हवाले से बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं कि अगेन जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास दो किस्म के आर्गन्स थे, एक प्राइमरी सेक्स आर्गन और दूसरा एक्सेसरी सेक्स आर्गन। तो इसी तरह फीमेल में भी ये दो टाइप्स ऑफ सेक्स आर्गन मौजूद हैं। तो प्राइमरी सेक्स आर्गन में हमारे पास है अ पेयर ऑफ ओवरीज। जिस तरह मेल में थे हमारे पास स्पर्म, इसी तरह फीमेल में है पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज मौजूद होते हैं जो कि एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पर हमारे पास टेस्टिस थे, पेयर ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूस स्पर्म। तो यहाँ पर ओवरीज है विच प्रोड्यूस द एग्स, आर हम उसको ओवा कहते हैं, ठीक है। एंड आल्सो सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर हम कंट्रास्ट में देख लें मेल के साथ, तो वहाँ पर पेयर ऑफ टेस्टिस है जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म के साथ साथ वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ अ मेल। तो इसी तरह फीमेल के अंदर जो एग्स है विच इज़ प्ले रोल ऑफ द फीमेल गैमीट्स एंड आल्सो रिलीज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ द फीमेल। एक्सेसरी सेक्स आर्गन में हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि लाई एक्सटर्नल टू द बॉडी एंड जेनिटल डक्ट विच लाई इंटरनल टू द बॉडी। सो जेनिटल डक्ट्स में हमारे पास है फॉलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, बोथ साइड पे बायलैटरल होते हैं यूट्रस की। इसके अलावा सिंगल यूट्रस है जहाँ पर फीटस के ग्रोथ होते हैं, सर्विक्स विच ओपन इनटू द वेजाइना। सो ये स्ट्रक्चर लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। जबकि एक्सटर्नल की तरफ जो स्ट्रक्चर होते हैं सेक्स आर्गन, दैट इंक्लूड लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरियस। ये लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, दीज आर द टू फोल्ड्स प्रेजेंट एट द आउटर ऑरिफिस ऑफ द वेजाइना, जबकि क्लाइटोरस उससे ऊपर होते हैं विच एक्ट लाइक पेनिस ऑफ द मेल। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। हम इसको जेनिटल आर्गन नहीं कह सकते, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दो रोल ये प्ले करते हैं, एक ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये भी एक्टिवेट होते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर उससे भी ज़्यादा बढ़ते हैं, और दूसरा आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी ये फीटस को फीड करते हैं। तो इसी तरह ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इसको रिप्रोडक्टिव आर्गन्स या सेक्सुअल आर्गन नहीं कह सकते। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थोड़ी सी एनाटॉमी। ये जो दरमियान में एक बड़ा स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, दैट इज़ द यूट्रस, ठीक है। ये हमारे पास है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के फिर फर्दर पार्ट्स हैं, एक उसके बॉडी है जहाँ पर ग्रोथ ऑफ द फीटस होते हैं, और एक उसके फंडस होते हैं जो कि लाई अपर साइड ऑफ द पोलिफियन ट्यूब, ठीक है। ये हमारे पास दो पोलिफियन ट्यूब है बायलैटरली विच अराइज फ्रॉम द यूट्रस, और पेरिफेरल ट्यूब की जो फाइनल एंड होते हैं वहाँ पर हमारे पास ओवरीज होते हैं। तो हम जो कहते थे कि पेयर ऑफ द ओवरीज, तो ये दोनों साइड पे ओवरीज मौजूद है जहाँ पर एग्स या ओवा की प्रोडक्शन होती है एंड आल्सो सिक्रीट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो द ओपनिंग टू द वेजाइना इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स है, और फिर इससे आगे जो है वेजाइना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ आ जाते हैं तो इसमें मैंने बता दिया कि दो लेयर्स होते हैं, एक लेबिया मेजोरा जो कि लाई एक्सटर्नली एक ब्रॉड फोल्ड होते हैं इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द वेजाइना विच इज़ कॉल्ड लेबिया मेजोरा, और इसकी एंड साइड एक थिन पार्ट होते हैं, थिन पर्दा होते हैं जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। इसके अंदर यूरिथ्रा भी होते हैं और वेजाइनस ओपनिंग भी होती है जहाँ से जो मेल एंड फीमेल की मैटिंग होती है, और इसके ऊपर विच प्ले अ रोल ऑफ अ पेनिस इज़ क्लाइटोरिस, ठीक है। तो ये थे एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अब यूट्रस की तरफ आते हैं। सो इट इज़ आल्सो नोन एज वोम, हम इसको जनरल लिंग्विस्टिक में हम इसको वोम कहते हैं, या उर्दू में इसे बच्चा दाना कहते हैं, जो कि पेल्विक कैविटी में होते हैं बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे और रेक्टम की एंटीरियर साइड पे ये मौजूद होते हैं, यानी दोनों की दरमियान में ये वाक़या होते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर आर्गन, हालो है क्योंकि इसमें फीटस की ग्रोथ होंगी तो इसलिए ये हालो है। इसके सेंटर में एक कैविटी है विच ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विक्स, जिस तरह पिछली डायग्राम में मैंने आप लोगों को दिखाया, ये देखें कि सर्विक्स के थ्रू ये ओपन होता है इनटू द वेजाइना। और इसकी दोनों साइड पे क्या है, पोलिफियन ट्यूब्स है, ठीक है, ये देखिए पोलिफियन ट्यूब्स दोनों साइड पे वाक़या है। लेंथ इसकी है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, विद द विड्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर स्पेशली अपर पार्ट में, एंड थिकनेस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। मिडल एरिया में ये कंस्ट्रक्टेड हो चुके हैं जिसको हम कहते हैं एस्थमस। ये देखें मिडल में ये कंस्ट्रक्टेड है इस वाले एरिया में, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, एस्थमस, और इससे फिर आगे सर्विक्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब यूट्रस के 3 पार्ट्स हैं। एक है उसके फंडस जो कि फैलोपियन ट्यूब की एंट्री से ऊपर है, ये देखिए ये फैलोपियन ट्यूब की एंट्री पॉइंट है, तो इससे जो ऊपर वाला हिस्सा आते हैं दैट इज़ कॉल्ड फंडस ऑफ द यूट्रस। बॉडी जो कि फंडस और एस्थमस के दरमियान है विच इज़ द ब्रॉडन एरिया, एंड सर्विक्स जो एस्थमस के नीचे कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ये देखें दिस इज़ द सर्विक्स। अब लेयर्स की तरफ देख के अगर हम इसको लेयर पे, तो इसका आउटर लेयर इज़ द सीरियस लेयर, जो मिडल लेयर है विच इज़ द मस्कुलर लेयर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। ये फर्दर 3 लेयर से बने हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल, जबकि उसका जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा एलाबोरेट कर लें तो ये देखें, ये वाला जो लेयर आप लोगों को नज़र आते हैं दैट इज़ द आउटर सीरियस लेयर, फिर इसके अंदर जो लेयर है दैट इज़ द मायोमेट्रियम विच इज़ मेनली मेड ऑफ मसल्स, और फिर इसके जो इंटरनल ये वाला लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। तो ये 3 लेयर उसमें वाक़या है। अब यूट्रस की साइज़ और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तीनों थ्रू आउट द सेक्शुअल लाइफ ऑफ द फीमेल जो है ये चेंज होते जाते हैं। किस तरह चेंज होंगे, जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन से थोड़ा पहले, मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है उससे थोड़ा पहले ये यूट्रस जो है एनलार्ज एंड वास्कुलर हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होते हैं और उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी वास्कुलरिटी भी कम हो जाती है और उसकी एनलार्जमेंट जो है वो फिर ख़त्म हो जाती है और वो अपने वापस जो प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी शेप थी उसकी तरफ आ जाते हैं, यानी रीपोजिशन हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी यूट्रस इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फीटस जो है ग्रोथ करते हैं, तो इसी लिए उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन आफ्टर द डिलीवरी, पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन कहते हैं डिलीवरी को, तो डिलीवरी के बाद जब बेबी निकल जाते हैं तो ये अगेन अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन ओल्ड एज में जब मेनोपाज हो जाते हैं, मेनोपाज कहते हैं सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो मेनली होते हैं 49 to 51 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुएशन जो है वो लॉस हो जाती है। सो सच कंडीशन इज़ नोन एज मेनोपाज। तो मेनोपाज चूँकि ओल्ड एज में होते हैं तो उसके अंदर जो यूट्रस है वो सुकड़ जाते हैं, एट्रोपीड हो जाते हैं। तो ये चेंजेस आ जाते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट सेक्सुअल लाइफ ऑफ द फीमेल यूट्रस। फिर इसके बाद यूट्रस के नीचे क्या है, कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स की 2 पार्ट्स हैं, एक अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन जो कि यूट्रस की बॉडी के साथ कनेक्टेड है, ये देखें ये वाला पार्ट सर्विक्स का जो कि बॉडी के साथ कनेक्टेड है, ये वाला एरिया।
तो जिस पॉइंट पे ये यूट्रस के बॉडी के साथ कनेक्टेड है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरनल ऑस, और दूसरा उसका लोअर वेजाइनल पार्ट है जो कि वेजाइना के साथ कनेक्टेड है थ्रू द एक्सटर्नल ऑस। ये देखिए, ये पार्ट जो कि कनेक्टेड है विद द वेजाइना। तो दो सर्विक्स के दो पार्ट हैं, एक अपर यूट्रस के साथ अटैच है थ्रू इंटरनल ऑस, और एक वेजाइना के साथ अटैच है विच इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ऑस। फिर वेजाइना इस एक्सटर्नल ऑस से नीचे फिर ये ओपन होता है इनटू द वेजाइना विच इज़ अ ट्यूब्यूलर आर्गन, एक ट्यूब लाइक आर्गन है लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब फीमेल की लाइफ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक को कहते हैं एसेक्सुअल लाइफ और दूसरा है सेक्सुअल लाइफ। सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो एज ऑफ प्यूबर्टी जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट पीरियड, यानी बर्थ से लेकर प्यूबर्टी की दौरान जो टाइम ड्यूरेशन होता है तकरीबन 12 से 15 साल की अरसा होता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पीरियड। इस फर्स्ट पीरियड में तो हमारे पास फीमेल सेक्स आर्गन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो फंक्शनलेस होते हैं। फंक्शनलेस का मतलब ये कि जो फंक्शन ये रिप्रोडक्शन में करवाते हैं वो फंक्शन अभी तक इसमें डेवलप नहीं है। इसके बाद सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाती है विच इज़ द प्योर सेक्सुअल लाइफ, और इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी टू मेनोपाज। प्यूबर्टी से लेकर यानी 12 से 15 साल से लेकर जो हमारे साथ 45 टू 50 या 49 टू 51 अगर हम बहुत प्रिसाइजली कह रहे तो ये जो ड्यूरेशन है दिस इज़ द सेकंड लाइफ। और प्यूबर्टी की ऑनसेट हमें किस तरह पता चलेगा? बाय द मेनआर्च। मेनआर्च कहते हैं द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ जाती है तो हमें पता चल जाती है कि द पर्टिकुलर फीमेल इज़ नाउ प्यूबर्ट एडल्ट। और इसी दौरान जो सेकंड पीरियड है, इसी दौरान जो हमारे पास फीमेल होते हैं वो मेंस्ट्रुएट करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो वो मेंस्ट्रुएशन करेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन है तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे। फिर थर्ड पीरियड आ जाते हैं जो कि 45 या 50 की बाद स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कोई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती, वो स्टॉप हो जाती है, और इसको हम कहते हैं मेनोफाज। तो ये 3 पीरियड्स हैं हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ में, ठीक है। अगर हम 0 से स्टार्ट करके 50 की तरफ जाए ईयर्स, ठीक है, तो पहले इसी तरह का एक ग्राफ बनेगा। तो 12 एज पे ये प्यूबर्ट हो जाते हैं, फिर इस पेज पे ये रिप्रोडक्शन करवाते हैं, और इस पे मेनोपाज हो जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपके साथ बर्थ। तो ये पीरियड 1 जिसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगी, ये हो गया फेज़ 2 जिसमें रिप्रोडक्शन होगी, और ये हो गया फेज़ 3 टिल डेथ जिसमें फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगी। अब ओवरीज की तरफ आते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो ओवरीज आर 2 जिस तरह हमने बात की, और हर ओवरी की 2 पोर्शन है। एक उसका इनर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेडोला। ये देखिए, ये उसका हो गया मेडोला, और ये उसके आउटर कॉर्टेक्स हो गई। अब ओवरीज की जिस तरह हमने टेस्टिस की 2 फंक्शन पढ़े थे, गेमेटोजेनिक एंड एंडोक्राइन, इसी तरह ओवरीज की भी 2 फंक्शन है। गेमेटोजेनिक जिसमें वो ओव्यूम को प्रोड्यूस एंड रिलीज़ करेंगे, यानी एग्स को वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम कहते हैं ओजेनेसिस। और दूसरा उसके एंडोक्राइन फंक्शन जिसमें वो सेक्स हार्मोन सिक्रेट करेंगी, द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा ओवरीज इनहिबिन, रिलैक्सिन और एंड्रोजिन सिक्रेट करते हैं, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं। जो प्राइमरीली वो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन प्रेग्नेंट वोमेन में उसका क्या रोल होगा, एंड नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में इसका फंक्शन क्या होगा। तो नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं, और कहाँ से ये सिक्रेट होंगी? फ्रॉम द ओवेरियन फोलिकल।
जबकि स्मॉल अमाउंट में ये सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम। याद रखिए कि नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में ज़्यादा एस्ट्रोजन सीक्रेट होते हैं ओरियन फॉलिकल से, जबकि स्मॉल एस्ट्रोजन सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द कार्पस ल्यूटम ऑफ द ओवरीज। अब इसकी सिक्रीशन कब ज़्यादा होगी? एट द लेटर स्टेज बिफोर द ओव्यूलेशन, यानी 10 to 14 डे के दरमियान इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी ताकि यूट्रस को प्रिपेयर करे फॉर द ओव्यूलेशन। और प्रेग्नेंट वोमेन में हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सीक्रेट होते हैं वो फ्रॉम द प्लेसेंटा होते हैं। तो आपके पास ये दो एस्ट्रोजन के मुतालिक आई नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट वोमेन में। नॉन प्रेग्नेंट में ज़्यादा सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द ओवरियन फॉलिकल, जबकि प्रेग्नेंट में ज़्यादा से सीक्रेट होते हैं फ्रॉम द प्लेसेंटा। अब फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन क्या है? तो यूट्रस के ऊपर इसका फंक्शन है एनलार्जमेंट, और वो कितना करते हैं? ट्वाइस, यानी जो चाइल्डहुड में या बिफोर प्यूबर्टी यूट्रस का साइज होते हैं उससे ये दुगना हो जाते हैं बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल सेल। ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल। ग्लाइकोजन और फैट्स की डिपोजिशन भी हो जाती है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स डायलेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन तमाम वजूहात की वजह से, इन चारों वजूहात की वजह से यूट्रस का साइज़ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सेंसिटिविटी फॉर ऑक्सीटोसिन भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो सेंसिटिविटी ऑफ ऑक्सीटोसिन की इंक्रीज़ होने से क्या होगा? यूट्राइन कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब ये जो चेंजेस आए, एक उसकी साइज़ का इंक्रीज़ होना, दूसरा उसमें कंट्रैक्टिलिटी की कैपेसिटी इंक्रीज़ होना ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑल दीज चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रस टू प्रिपेयर इट फॉर द प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होगा कि बच्चा आ जाएंगे इन द यूट्रस, तो उसके लिए साइज़ लार्ज होना चाहिए। फिर डिलीवरी के दौरान उसको एक्सपेल करना है, तो इस एक्सपल्जन ऑफ द फीटस के लिए ज़रूरी है यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो ये दोनों यहाँ पर अचीव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन। फॉलोपियन ट्यूब के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है? तो फॉलोपियन ट्यूब का जो म्यूकोजल लेयर होते हैं उस पर ये एक्ट करते हैं एस्ट्रोजन, और उसके नंबर एंड साइज़ दोनों इंक्रीज़ करते हैं, यानी उसमें हाइपरप्लेजिया होगा। नंबर एंड सेल साइज़ दोनों जो है उसकी इंक्रीज़ होंगी। अब उसकी जो इनर लाइनिंग है वो हमारे पास बनी है सिलिएटेड एपिथेलियल से, यानी उसके ऊपर सीलिया मौजूद है। ये देखें, ये अगर फॉलोपियन ट्यूब है तो इसकी इनर लेयर के ऊपर इस तरह का सीलिया मौजूद है। तो सीलिया में अगर प्रोलिफरेशन होगी, ज़्यादा सीलिया बनेंगी, तो इसके मोमेंट भी ज़्यादा होंगे। तो मोमेंट से क्या होगा कि एट पुश द ओव्यूम एंड द फॉलोपियन ट्यूब, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब की डायग्राम में आप लोगों ने देखा कि फॉलोपियन ट्यूब की आखिर में हमारे पास क्या है? ओव्यूम है, और ये फॉलोपियन ट्यूब दूसरी तरफ ओपन होते हैं इनटू द यूट्रस। तो जब स्पर्म ओव्यूम तक पहुंच जाते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं, तो वो फिर हम इसको जाइगोट कहते हैं। तो वो जाइगोट इस सीलियरी मोमेंट के थ्रू आ जाती है इनटू द यूट्रस, और वहाँ पर उससे एम्ब्रियो एंड देन फीटस उससे होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है सीलिया की मोमेंट। अब ये चेंजेस क्यों ज़रूरी हैं? फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम। वेजाइना के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? वो वेजाइना के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें चेंजेस वाक़या करते हैं। तो चेंजेस से क्या होगा कि द वेजाइना विल बी मोर रेजिस्टेंस टू ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि आफ्टर द प्यूबर्टी फीमेल जो है वो मैरिड होगा, वो अपने अपोजिट सेक्स पार्टनर के साथ मैटिंग करेंगी, तो मैटिंग के दौरान उसकी वेजाइना को ट्रॉमा हो सकता है। दूसरा,
वेजाइना चूँकि एक्सपोज होते हैं इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायरेक्टली, तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इन दोनों से बचने के लिए एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं जो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस वाक़या करके ट्रामा और इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके अलावा रिड्यूस द पीएच ऑफ वेजाइना मेकिंग इट मोर एसिडिक। एसिडिक क्यों बनाते हैं? ताकि कोई इन्फेक्टेड आर्गन एलिमेंट आ जाते हैं तो उस इन्फेक्टेड आर्गन्स को इन्फेक्टेड एजेंट्स को वो डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, क्योंकि ट्रामा में भी इन्फेक्शन होगा और डायरेक्टली भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इन चेंजेस की वजह से उनमें इन्फेक्शन नहीं होगा। और जो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन होती हैं वेजाइना की वो है गोनोरियल वेजिनाइटिस। तो गोनोरियल वेजिनाइटिस से बचने के लिए इसमें ये चेंजेस होते हैं ड्यू टू द एस्ट्रोजन। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ द फीमेल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? सो इट हेल्प इन द डेवलपमेंट, क्योंकि प्यूबर्टी से पहले मेल और फीमेल के लाइफस्टाइल में इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन जैसे प्यूबर्टी के आंसेट हो जाती है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो फीमेल के करेक्टर डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम दैट ऑफ मेल। वो करेक्टर क्या होंगी? हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के हेयर डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क है। तो एस्ट्रोजन की वजह से हेयर डेवलप होगा ऑन द प्यूबिक रीजन एंड एक्सिलरी रीजन, आर्मपिट में और प्यूबिस एरिया में हेयर प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा बॉडी की हेयर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी जबकि कम होगी, जबकि स्काल्प हेयर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब मेल के साथ इसको कंपेयर कर लें तो मेल में बॉडी के ऊपर हेयर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है आफ्टर द प्यूबर्टी, जबकि स्काल्प के ऊपर जो हेड हेयर होते हैं वो कम हो जाते हैं। जबकि फीमेल में ये अपोजिट होते हैं ड्यू टू द एस्ट्रोजन, बॉडी के ऊपर कम होते हैं जबकि स्काल्प हेयर जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आफ्टर द प्यूबर्टी द बॉडी ऑफ या और स्किन ऑफ द फीमेल बिकम्स सॉफ्ट एंड स्मूथ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट्स टिश्यूज। इसके अलावा स्किन की वास्कुलरिटी भी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो रेडिश नज़र आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्यूबर्टी के बाद जो फीमेल की प्रेटिनेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। शोल्डर जो है वो नैरो हो जाते हैं जबकि मेल में शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं। हेप ब्रॉडन होते हैं जबकि मेल में हेप जो है वो लेंथी हो जाते हैं। थाई जो है वो कवरेज हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एंड द आर्म डाइवर्ज। फैट डिपोजिशन इंक्रीज इन द ब्रेस्ट एंड बटक। ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ जाते हैं ड्यू टू द फैट्स डिपोजिशन और बटक का साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा पेल्विस बिकम ब्रॉडन एंड ट्रांसवर्स इन डायमीटर, जबकि मेल में ये अपोजिट था। पेल्विस जो है वो लेंथन हो जाती थी, नैरो हो जाती थी, ठीक है, और उसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो कम हो जाती थी। और वॉइस बिकम हाई पिच, जबकि मेल में वॉइस बिकम लो पिच। ब्रेस्ट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? तो डेवलप द स्टोमल टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डिपोजिशन ऑफ फैट्स हो जाती है इन द रेक्टाइल सिस्टम। तो ओवरऑल ब्रेस्ट जो है उसका साइज़ बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये क्यों होती है? बिकॉज नाउ द फीमेल हैज़ टू बी प्रिपेयर फॉर द लैक्टेशन, फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। प्रोटीन में एनाबॉलिज्म करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और फैट्स की डिपोजिशन करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि स्किन में और ब्रेस्ट, बटक एंड थाई रीजन में उसकी डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से वो स्मूथ एंड वाइटिश हो जाते हैं। बोन्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा? तो इट इंक्रीज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर मेनोपॉज वाली फीमेल को देखी होगी कि वो आफ्टर द मेनोपॉज उसके बोन फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज एस्ट्रोजन स्टॉप हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ द बोन, लेकिन इसके साथ साथ इट काज अर्ली फ्यूजन ऑफ द एपिफाइसिस विद द शेप। तो इसीलिए जो फीमेल प्यूबर्टी तक उसका हाइट होता है वो वही के रह जाते हैं, उसकी हाइट में कोई इंक्रीज़ नहीं आती। जबकि मेल में ये 20 या 22 तक इसका जो है फ्यूजन नहीं होता, वो हाइटेड हो जाती हैं। लेकिन फीमेल की हाइट इसीलिए बनिस्बत मेल की कम होते हैं। यहाँ पर लिखा भी है
कि आफ्टर द मेनोपॉज जब उसकी ओल्ड एज में उसकी सिक्रीशन नहीं होती तो ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, यानी बोन जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो ब्रेकिंग उसकी आसानी से होते हैं। अब दूसरे हार्मोन की तरफ आते हैं, दैट इज़ द प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन अगेन प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में उसका एक्शन जो है वो डिफरेंट है। नॉन प्रेग्नेंट में इट इज़ सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी बिफोर द ओव्यूलेशन उसकी सिक्रीशन कम होते हैं। ये देखें 28 डेज़ का टाइम है, 14 पे ओव्यूलेशन होते हैं, तो इस वाले फेज़ में उसकी जो सिक्रीशन है वो कम होती है। और आफ्टर द मेंस्ट्रुअल सेकंड हाफ यानी ओव्यूलेशन के बाद इसके जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि प्रेग्नेंट वोमेन में कार्पस ल्यूट्रम से ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट होते हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर में जब कार्पस ल्यूट्रम ख़त्म हो जाते हैं तो अब ये सिक्रेट होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये याद रखें कि इन द प्रेग्नेंट वोमेन नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में ये हो गया आपका फर्स्ट डे, 14 डे, और ये हो गया 28। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्रीशन कम होगी, यहाँ पर सिक्रीशन ज़्यादा होगी। जबकि प्रेग्नेंट वोमेन में इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कार्पस ल्यूटम से सिक्रीट होते हैं, जबकि सेकंड एंड थर्ड में जब कार्पस ल्यूटम नहीं होता तो फिर यहाँ पर ये प्लेसेंटा से सिक्रेट होंगे। अब इसका इफेक्ट क्या है, तो फिलिपियन ट्यूब पे इसका इफेक्ट है कि इट इंक्रीज द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द फिलिपियन ट्यूब। सिक्रीशन क्यों ज़रूरी है, फॉर द टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फर्टिलाइज ओव्यूम, क्योंकि अभी आपके साथ जो ओव्यूम है वो फर्टिलाइज हो चुके हैं तो उसके न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो इट इज़ प्रोवाइडेड। मेमरी ग्लैंड के ऊपर इसका इफेक्ट ये है कि इट डेवलप द लिब्यूल, या आगे हम एनाटॉमी ऑफ द मेमरी ग्लैंड में पढ़ेंगे कि लिब्यूल क्या है, एल्विलाई क्या है, लेकिन ये क्या करते हैं कि मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट की सिक्रेटरी एक्शन जो कि मिल्क सिक्रेट करते हैं उसको भी प्रोमोट करते हैं। इट कॉज स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ताकि उसका साइज़ बढ़ जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिब्यूल बन जाए और उससे ज़्यादा मिल्क जो है वो सिक्रेट हो जाए। यूट्रस की उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, तो एक उसकी जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है फ्रॉम द यूट्रस उसको इंक्रीज़ करते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ताकि नेक्स्ट फर्टिलाइज ओव्यूम की इम्प्लांटेशन आसानी के साथ हो सके। किस तरह ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं, सो इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, उसको थिक बनाते हैं। इंक्रीज साइज एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड, डिपोजिशन ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड डिक्रीज यूट्राइन कंट्रैक्शन। याद रखें दो बातें हो रही हैं, एक एस्ट्रोजन की में हमने बात की कि इट इंक्रीज द यूट्राइन कंट्रैक्शन, जबकि प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज द यूट्राइन कंट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, इसीलिए एज़ कम्पेयर टू द एस्ट्रोजन, ताकि जो फर्टिलाइज ओव्यूम है, जो फिटस बन रहा है इनसाइड द यूट्रस, वो एक्सपल ना हो जाए अनटिल अनलेस कि एट बिकम फुली डेवलप्ड। जबकि प्रेगनेंसी की एंड में प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कम हो जाती है और एस्ट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी बेबी फुली डेवलप है, उसको एक्सपल करना है, तो एस्ट्रोजन फिर उसको एक्सपल आउट करते हैं। अक्सर जो लोग एबॉर्शन करवाते हैं तो एबॉर्शन में अक्सर वो प्रोजेस्टेरॉन को यूज़ करते हैं, ताकि जो फर्टिलाइज ओव्यूम या फीटस या जाइगोट या एम्ब्रियो यूट्रस में मौजूद है उसको प्रोजेस्टेरॉन को स्टॉप कर ले और एस्ट्रोजन उसको एक्सक्रीट आउट कर ले, तो वो एस्ट्रोजन की जो इंजेक्शन है वो लगाते हैं या ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन लगाते हैं। सर्विस के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है, इट इंक्रीज द थिकनेस
ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म जो है इनटू द यूट्रस हो ना सके, क्योंकि मैंने बता दिया कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होते हैं। तो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी वोमेन जो है वो प्रेग्नेंट है, उसके अंदर एम्ब्रियो पड़ी हुई है। अब दोबारा अगर मैटिंग होती है बिटवीन द सेक्सुअल पार्टनर, तो उसके दौरान सेकंड प्रेगनेंसी ना हो, इसीलिए उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है ताकि स्पर्म अंदर की तरफ न जा सके। हाइपोथैलेमस को ये इनहिबिट करते हैं ताकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन वहाँ से सिक्रेट ना हो। इसके अलावा इट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्रेगनेंसी इट इंक्रीज द वेंटिलेशन वाया रिस्पायरेटरी सेंटर। मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्रेगनेंसी के दौरान ब्रीथिंग अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑन द रिस्पायरेटरी सेंटर। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स की एनाटॉमी, फिर इसके बाद जो मेन पार्ट है ओवरीज, उससे जो दो तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसको डिस्कस किया कि प्रेग्नेंट वोमेन और नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में वो किस तरह सिक्रेट होंगी, और इन दोनों हार्मोन का जो फीमेल की डिफरेंट सिस्टम्स हैं उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।